चैप्टर 6 का क्विक रिवीजन करते हैं और चैप्टर 6 हमारा है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम क्या होता है? जो जीव के अंदर रख रखाव का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जो सजीव हैं, सजीव दो ही हैं, एक पादप है और एक जंतु है। उनमें पोषण, श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब संवहन और उत्सर्जन एक्सक्रीशन, ये चारों जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो जैव प्रक्रम 4 तरह के हैं: पोषण, श्वसन, परिसंचरण या संवहन जिसको हम कहते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर आएगा इसमें, और उत्सर्जन। उसके बाद आता है पोषण। क्या है पोषण? मतलब भोजन, भोजन को ग्रहण करना और उसको ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। अब स्वपोषी और विषम पोषण में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दोनों में भेद बताइए। तो आपको 3 पॉइंट ये सभी को याद रखने हैं कि जो स्वपोषी है वो पोषण हरे पौधों में पाया जाता है, सबसे पहली बात, और भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, और हरे पौधों को ही स्वयं पोषी जीव कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है हमें। विषम पोषी मतलब जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते और वो दूसरों पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी या जो भी मृत जीवी है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है इसमें कि इस पोषण, जब ये स्वयं पोषी पोषण होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर याद नहीं रहता है तो आप सिंपली ये लिख दो कि स्वयं पोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण होता है, विषम पोषी में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तीसरा है, एग्जाम्पल देंगे इसमें कि जो हरे पौधे हैं या साइनोबैक्टीरिया है, इसमें नीले हरे शैवाल और पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए इनको स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। उसके बाद आता है कि जो पोषण विषम पोषी पोषण है वो जंतुओं में, मानव में, परजीवी, कवक आदि में होता है। ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रकाश संश्लेषण में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होती है। पहला, जो पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश आने वाले प्रकाश को क्या करता है? क्लोरोफिल का कार्य क्या है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। दूसरा, जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और जो पानी के अणु हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाती है, यानी जो हाइड्रोजन अणु है वो कार्बन के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो 3 चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं, 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकाश संश्लेषण के लिए। 3 चरण कौन कौन से हैं? कैसे क्लोरोफिल अवशोषित होता है, प्रकाश ऊर्जा कैसे बदलती है इसमें, और ये भी आ सकता है इसमें प्रकाश संश्लेषण के सहायक कारक कौन कौन से हैं, क्या क्या होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, और जब ये रिएक्शन होती है तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, और पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए। 4 चीज़ें होनी चाहिए ये क्लोरोफिल। अगर इनमें से एक चीज़ में नहीं होती तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तभी ये ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 प्लस H2O, ऑक्सीजन और प्लस ऑक्सीजन भी निकलती है जो कि हमारे लिए यूजफुल है। पौधों के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट, अमीबा की 2 डायग्राम आपकी बुक के अंदर है, एक है पोषण है और एक है रिप्रोडक्शन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, 8वें चैप्टर में। तो सबसे पहले अमीबा में पोषण, अमीबा अपना खाना कैसे स्वयं बनाता है? एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसे अपना खाना खुद लेते हैं। तो आपको ये 4 स्टेप्स में डायग्राम बनाना है, चारों के अंदर अमीबा को बनाना है, बीच में एक केंद्रक होता है। ये जो खाना है इसको बोलते हैं खाद्य कण। जैसे ही ये खाना खाने के लिए अपना मुंह या सीले आगे बढ़ाता है उसको बोलते हैं पादाप या कूटपाद, और जब इस खाने को वो ग्रिप कर लेता है वो रिक्तिका बन जाती है और खाद्य कण उसके अंदर आ जाता है और फिर उसके अंदर चला जाता है सिंगल सेल में। ये 4th स्टेप आ जाएगा। तो सबसे पहले अमीबा क्या करता है? अपने भोजन पादाप की सहायता से ग्रहण करता है, फिर पादाप से उसको घेर लेता है, फिर अमीबा के अंदर उसको प्रवेश करता है, खाद्यदानी बनाते हैं जहाँ पे भोजन का पाचन होता है, और जब ये भोजन यहाँ पे पच जाता है, अवशोषण हो जाता है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ बन के बाहर निकलता है उसको उसी माध्यम के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। तो 1 बाय 1 इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद आता है मनुष्य में कैसे पोषण होता है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। पोषण करने से पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखते हैं कि इसमें डायग्राम क्या है इसके अंदर। जैसे जीभ है, जीभ क्या करती है? लार होती है जीभ के अंदर, वो भोजन को सॉफ्ट बना देती है। 1 बाय 1 फिर बाद में बात करेंगे। फिर भोजन मुंह
के अंदर है, ग्रेसिका मतलब फूड पाइप है ये हमारी, उसके बाद ग्रिका से बाद हमारे पेट में अमाशय में जाता है, अमाशय से सुद्रांत में, सुद्रांत्र एक बृहदांत, सुद्रांत होती है छोटी आंत। अब इसमें यहाँ पर ये डायफ्राम है, जैसे हम सांस लेते हैं तो नीचे चला जाता है डायफ्राम, और सांस छोड़ेंगे तो ऊपर आ जाता है। पित्ताशय है ये, लिवर के अंदर गॉल ब्लेडर है, लिवर होता है यकृत, पित्ताशय होता है जो पित्त की नली भी इसके साथ है और पित्त बनाता है, पित्त का भंडारण करता है, बाइल जूसेस का भंडारण करता है। उसके बाद पेट के जस्ट नीचे ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अग्नाशय, पेनक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रेट करता है। एंड प्रीशेषिका है बड़ी आंत के अंदर, और वृदांत्र कॉलन के अंदर ये वाला कॉलन है, ये जो मोटे वाला दिख रहा है ये बड़ी आंत होती है, और गुदा द्वार के द्वारा फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले मनुष्य में पोषण और उसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम देखते हैं। मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र में जो लंबी आहार नाल है और उससे संबंधित जो पाचन ग्रंथियां होती हैं उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुंह का क्या कार्य है। आहार नाल की शुरुआत हमेशा मुंह से होती है, मुख गुहा से होती है। मुंह के अंदर दांत है, जीभ है, लार ग्रंथि है, 3 चीज़ें होती हैं। दांत उसको भोजन को, जैसे आप कोई लंच करते हो तो आपने जैसे एक पीस बाइट ली आपने खाने की, तो दांत क्या करता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जीभ है उसको गीला कर देती है, लार है वो सिक्रेट करती है सलाइवा, उसको और सॉफ्ट बना देगी। तो दांत क्या करता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चबाने में मदद करता है। जो जीभ होती है वो भोजन का स्वाद बताती है, और लार उसको मिलाकर नरम बनाती है और भोजन को निगलने में सहायता करती है। लार ग्रंथि लार रस देती है जिसमें अमाइलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो क्या नाम बताओगे, अमाइलेज, ये नाम याद रखना है। और अमाइलेज का कार्य क्या है, वो स्टार्च जो कठिन जो फूड है, भोजन है, उसको स्टार्च या मंड जो होता है उसको शर्करा में बदल देता है। जैसे कभी कभी हम खाना खाते खाते हमें बहुत स्वाद लगता है तो वो खाने में मिठास होना शुरू हो जाता है, तो मीठा जो लगता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, इसलिए वो मीठा लगता है। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, ग्रेसिका। ग्रेसिका क्या होती है, खाद्य नली, जो फूड पाइप है जिसमें से खाना जाएगा। अब मुंह ने अपना काम कर दिया, दांतों ने अपना काम कर दिया, लार ने भी अमाइलेज नाम का एंजाइम दे दिया जो कि स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अब ग्रेसिका का काम क्या है, खाद्य नली का, उसके अंदर की जो दीवारें होती हैं वो पेशी होती हैं, उनमें जो पेशी मसल्स होती हैं वो सिकुड़ती और फैलती हैं जैसे जैसे भोजन आसानी से आगे की तरफ धकेला जाता है। तो इस गति को कर्माकुचक गति भी कहते हैं। और इस प्रकार जो भोजन है वो ग्रेसिका से सीधा अमाशय में जाएगा। ग्रेसिका का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसके बाद अमाशय का काम शुरू होता है। अब अमाशय में क्या है, कैसे खाना डाइजेस्ट होता है अमाशय के, अमाशय मतलब पेट जो हम बोलते हैं, ये एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें भोजन का पाचन होता है। अमाशय की जो दीवारें होती हैं उसमें जठर ग्रंथियाँ का रस स्राव होता है जिसे जठर रस कहते हैं, और इस रस में एक एसिड होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, ये याद रखना है। और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा होते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका कार्य क्या है, वो माध्यम को अम्लीय बनाता है। अम्लीय माध्यम किसके लिए बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, और उसको जब प्रोटीन को पचाता है तो उसके लिए उसको अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो HCl क्या करता है, पेप्सिन को अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है। उसके अतिरिक्त जो HCl होता है वो भोजन के अंदर अगर कोई कीटाणु आ जाता है उसको भी नष्ट करने में सहायक होता है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम उत्पन्न होता है, उसका क्या कार्य है, तो पेप्सिन एंजाइम है, उसका कार्य क्या है, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। और हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या है, कीटाणुओं को मारना और अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करना, पेप्सिन एंजाइम, ताकि उसमें ईजिली प्रोटीन को पचा सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है यकृत। यकृत मतलब लीवर। लीवर से जो आने वाला भोजन है वो अम्लीय होता है। यकृत से जो निकलता है, जो पित्त लवण होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है, इमल्सिफिकेशन का काम होता है। वो फैट की जो छोटी छोटी गोलियों में बदल देता है। जो फैट होता है पित्त लवण, उसको फैट को छोटे छोटे पीसेस में या गोलियों में बदल देता है। इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं, और इस प्रक्रिया के कारण जो वसा का पाचन है वो आसानी से हो जाता है। अगर यकृत के आने वाला जो भोजन है वो अम्लीय है तो यकृत से अगर उसके अंदर बाइल जूसेस ना सिक्रेट हों तो उसमें जो वसा है वो डाइजेस्ट होनी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अग्नाशय।
अब अग्नाशय क्या चीज़ है? अग्नाशय पेनक्रियाज बोलते हैं हम इसको। अग्नाशय अमाशय अग्नाशय का एक रस स्राव करता है जिसको अग्नाशयी रस कहते हैं। और इस रस में पेनक्रियाटिक जूसेस बोलते हैं, पेनक्रियाज है तो उसी नाम से पेनक्रियाटिक जूसेस। और इस रस में 3 एंजाइम्स होते हैं, याद रखना है बच्चों। एक है ट्रिप्सिन, एक लाइपेज और एक है अमाइलेज। ये हमारे पेनक्रियाज में जहाँ पे इंसुलिन सिक्रेट होता है वहाँ पर ये तीनों एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन का जो काम है वो प्रोटीन को पचाना है। लाइपेज क्या करता है, जो फैट होता है, वसा होती है, उसको पचाता है। और अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट। 3 चीज़ें हमारे भोजन के अंदर होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले का नाम है अमाइलेज और वसा को पचाने वाले एंजाइम का नाम है लाइपेज, और जो का प्रोटीन है वो ट्रिप्सिन उसको पचाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है शुद्रांत्र, छोटी आंत। छोटी आंत का क्या कार्य है? भोजन हमारा सारे जूसेस लेके छोटी आंत में जो आहार नाल है वो सबसे लंबा, छोटी आंत के आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है और इसमें मनुष्यों में लगभग 20 फीट लंबी है। छोटी आंत की जो आंतरिक सतह है वो उंगली के आकार की होती है जिसको प्रवर्ध बोलते हैं, याद रखना। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको दीर्घरोम कहते हैं। एक उभरी हुई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, दीर्घरोम कहते हैं, जो कि छोटी आंत में होते हैं। दीर्घरोम क्या करती है, जो पचा हुआ भोजन होता है उसको अवशोषण करने के लिए इसको ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए तो सतह बढ़ा देते हैं। और शुद्रांत के अंदर जो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन है वो पूरी तरह से पच जाते हैं। शुद्रांत द्वारा क्या होता है, जितने भी रस इसमें सिक्रेट होते हैं वो रस क्या करते हैं, इंटेस्टिनल जूसेस जो हैं वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। अब सारा खाना हमारी छोटी आंत में पच चुका है। उसके बाद आता है बृहदांत्र। बृहदांत्र के अंदर मतलब बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंदर जहाँ पर बिना पचा हुआ भोजन चला जाता है और जहाँ सिर्फ पानी अवशोषित किया जाता है और शेष जितनी भी सामग्री बच जाती है जो हमारे भोजन में नहीं, हमारे शरीर में नहीं पचती किसी भी हिस्से में, वो गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल आती है। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये डायग्राम आ सकता है, इसमें डायग्राम में लेबल कर देंगे, आप बताएंगे बताइए अमाशय का क्या काम है। इस तरीके से डायग्राम आपको दे दिया जा सकता है या डायग्राम बनाना भी आ सकता है। गृह का कार्य क्या है, अमाशय का कार्य क्या है, अमाशय में कौन सा एंजाइम होता है, HCl का क्या कार्य है, बृहदांत्र में किस तरह का पदार्थ आता है, इकट्ठा होता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन से हम 1 बाय 1 है जो हम पाचन या पोषण के आधार पर लिख सकते हैं। जैसे स्वपोषी विषमपोषी में अंतर क्या है, प्रकाश संश्लेषण के चरण लिखिए, अमीबा में पोषण दिखाइए, भोजन में यकृत की क्या भूमिका है, ये इसी तरीके से आएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट जैव प्रक्रम हमारे शरीर का, वो है श्वसन। श्वसन का अर्थ होता है गैसों का आदान प्रदान, ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। कोशिकाओं में जो ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का विघटन होता है, जब भोजन टूटता है, जो भोजन का पाचन होता है और ग्लूकोज में उपचयन होता है, उसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन 2 तरह का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि श्वसन कितने प्रकार का है, वो 2 तरह का है। एक है वायवीय श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है, एक है अवायवीय श्वसन, वायवीय और अवायवीय, इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, डिफरेंस है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, ये वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है वो पूर्ण रूप से उपचयन हो जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। और ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है जिसमें अगर वायु की उपस्थिति नहीं है या तो वो एथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऊर्जा मुक्त कर देगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा वायवीय श्वसन में होती है जिसमें 36 ATP, ATP मीन्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा का इकाई है। और इसके अंदर अवायवीय श्वसन में कम ATP ऊर्जा निकलती है क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में चेंज हो जाता है। उसके बाद आता है कि जब हम कभी, आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं तो हमारी जो पेशियों में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारी पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है और ग्लूकोज जो हमने खाना खा रखा है उसका पूरी तरह से विखंडन नहीं हो पाता और उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है।
इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी कम मिलती है और लैक्टिक अम्ल क्या करता है, पेशियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐंठन आ जाती है, क्रैम्प्स जिसको हम कहते हैं कि क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ये डायग्राम सभी बच्चों को याद रखना है श्वसन का, कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। और जब कोशिका द्रव्य में ये पायरुवेट में 3 कार्बन अणु में और ऊर्जा में टूट जाता है, उसके बाद 3 प्रोसेस होते हैं। एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहाँ पे यीस्ट में होता है, ये इथेनॉल शराब बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। दूसरा एक होता है बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, वो यीस्ट में हुआ। एक ऑक्सीजन का अभाव होता है, जैसे हमने कहा कि व्यायाम ज़्यादा कर लेते हैं, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो है लेकिन उसकी कमी है, तो वहाँ पे लैक्टिक अम्ल हमारी पेशियों में जमा हो जाता है, ऊर्जा भी निकलती है। तीसरा आता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो प्रॉपर वायवीय श्वसन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि वायवीय श्वसन कहाँ पर होता है, कई बार पूछ लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा है ऑक्सीजन का अभाव होता है, तो हमारे कौन से हिस्से में होता है, तो पेशी कोशिका में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वायवीय श्वसन कहाँ होता है, यीस्ट के अंदर होता है। तो मेन ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में निकल जाता है, ये वायवीय श्वसन आ जाता है, और ये दोनों अवायवीय श्वसन के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें अलग अलग क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ग्लूकोज के टूटने के विभिन्न तरीके क्या हैं, तो तीनों बता देना, वायवीय अवायवीय के। श्वसन के बीच में अंतर क्या है, कुपिका गैसों के आदान प्रदान में कैसे मदद करती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन ब्लड है वो पहुंचा देती हैं, और फिर जब शरीर उसको यूज़ कर लेता है तो वो दोबारा कुपिकाओं में आ जाती हैं। इस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। नेक्स्ट आता है जैव प्रक्रम मनुष्य में परिवहन, मतलब जो परिसंचरण तंत्र है वो मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन माध्यम है वो है ब्लड और ब्लड से रिलेटेड रक्त वाहिकाएं हैं, हृदय होते हैं, तीनों चीज़ें। ये तंत्र क्या करते हैं, जितनी भी ऑक्सीजन या पोषक तत्व की आपूर्ति है या कार्बन डाइऑक्साइड या जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हृदय क्या है, हृदय शरीर का पंपिंग अंग बोलते हैं इसको, पंप बोलते हैं। जैसे पंप का काम होता है ना, मोटर चला देते हैं हम, पानी आता है तो पानी ऊपर टंकी में इकट्ठा हो जाता है, तो वो पंपिंग का कार्य करती है मोटर। तो वो क्या करता है, पेशियों वाला अंग है, बाईं और छाती के पास स्थित होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, जो रक्त, ऑक्सीजन है, हार्मोन, ग्लूकोज, दूसरे घटकों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। मनुष्य एक स्तनधारी है जिसमें 4 कक्ष होते हैं हमारे, 4 चैम्बर है, और 4 चैम्बर के अंदर कौन कौन से नाम है, जो बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय, ये हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हार्ट के। अब इसके अंदर जो बायां, इसके अंदर ये देखिए, ये दायां अलिंद है, जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उस तरफ दायां लिखना है, जो राइट साइड होता है उधर बायां लिखना है, क्योंकि वो हमारा एक तरह से लेटरल इन्वर्जन हो रखा है। जैसे मिरर में होता है ना, हमारी दायां साइड बायां दिखता है, बायां साइड दाएं, तो ऐसे ही हमें जब भी डायग्राम बनाना है हार्ट का, तो जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो हमारा राइट काउंट होगा और राइट वाला है वो लेफ्ट होगा। इसी तरीके से इसके अंदर जो अलिंद की दीवारें हैं, अलिंद होता है ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है अलिंद, और ये है निलय, ये दायां निलय, ये बायां निलय, ये वाला निलय। तो अलिंद की जो दीवारें होती हैं वो निलय से छोटी होती हैं, ये पतली हैं, ये मोटी दीवारें हैं, दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है। पतली और कम मांसपेशियाँ होती हैं क्योंकि रक्त प्राप्त करने के लिए कक्ष है जो बड़ी शिरा द्वारा रक्त प्राप्त करते हैं, इसमें जो महाशिराएं हैं उससे द्वारा रक्त प्राप्त करते हैं। लेकिन निलय के अंदर बड़े और अधिक पेशी कक्ष होते हैं जो रक्त को पंप करते हैं और रक्त को बाहर निकालने में भी जिम्मेदार होते हैं। तो ये बड़ी धमनियों से जुड़े होते हैं जो परिसंचरण के लिए रक्त पहुंचाते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारा दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। मनुष्य के अंदर क्या होता है कि रक्त हृदय 2 बार गुजरता है इसमें, एक बार फुफ्फुस परिसंचरण के दौरान, दूसरी बार शरीर के अंग से गुजरता है। दोहरा परिसंचरण क्या है, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के पूर्ण अलगाव को सुनिश्चित करता है कि गर्म रक्त वाले जानवरों में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है, इसलिए मानव संरचना को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। उसके बाद हमारा हार्ट कैसे काम करता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखा रखा है इसके अंदर, कि जैसे जो पल्मोनरी शिराएं हैं, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें इसमें सिस्टमिक और पल्मोनरी परिवहन है। जो फेफड़े हैं, फेफड़े से शुरू होता है सारा काम। फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन रुधिर लेके जाते हैं पल्मोनरी शिरा से। शिरा और एक होती है हमारी शिरा के अलावा धमनियाँ होती हैं।
धमनियाँ हमेशा कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन शिराएं कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक पल्मोनरी शिरा है, वो एक एक्सेप्शनल शिरा है, महाधमनी है, जो कि ऑक्सीजन वाला रुधिर लेके जाती है बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में पहुंचा देगी। यहाँ पर ये वाला है फुफ्फुस से शिराएं, ये बाएं अलिंद में पहुंचा दिया। बाएं से फिर वो बाएं नीले में नीचे की तरफ पंप करेगी, नीचे के रुधिर आ जाएगा, फिर वो महाधमनी के द्वारा धमनियों में जाएगा। शरीर के विभिन्न हिस्सों में यहाँ से होता हुआ, ये बहुत सारी कैपिलरीज हैं, केशिकाएं हैं, यहाँ से हमारे शरीर में जाएगा। शरीर उसको यूज़ करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो डीऑक्सीजनेटेड रुधिर हो जाएगा। फिर वहाँ आगे आपको शिराएं दिखेंगी, शिराएं उसको महाशिराओं को पहुँचाएगा। महाशिराएं शरीर के दाएं अलिंद में लेके जाएगी, दाएं से फिर वो दाएं नीले के अंदर आएगा, दाएं नीले उसको पुश करेगा पल्मोनरी धमनी के द्वारा, और इस तरीके से दोबारा वो फेफड़ों में पहुंचा देता है। तो पल्मोनरी धमनी एक एक्सेप्शनल है, जो कि अशुद्ध खून को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों तक लेके जाती है। अदरवाइज धमनियाँ हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो शिराएं हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें दोहरा परिसंचरण है कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, 2 बार ये प्रोसेस में होके जाता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। उसके बाद आता है कि हमारे शरीर में जब इस तरह का परिसंचरण होता है तो रक्त वाहिकाओं में क्या शामिल होती हैं? एक तो शिरा होती हैं जो हृदय को विषाक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं, शिराएं विषाक्त ऑक्सीजन को आपूर्ति करती हैं। केशिकाएं जो पतली पतली इसके अंदर ये जो दिख रही हैं वो बहुत ही पतली नलियों की तरह होती है, जो धमनी और शिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती हैं। उस धमनियाँ क्या करती हैं? ये पेशीदार दीवार वाली ट्यूब होती है जो हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं, और ये विषाक्त का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड, अशुद्ध खून लेके जाती हैं शिराएं। और दूसरा इसमें जैसे आप अपने हाथ पे देखोगे तो नीले नीले रंग की जो आपको दिखती हैं वो शिराएं होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और शिराओं के नीचे धमनियां हैं वो दबी हुई होती हैं, वो आपको दिखाई नहीं देती, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं धमनी और शिराओं में क्या अंतर है। उसके बाद आता है हमारे शरीर में, तो चलो ठीक है परिसंचरण हृदय के द्वारा हो जाता है। पौधों में कैसे परिवहन होता है? पौधों में खाना या जल है वो कैसे पहुँचाया जाता है? तो पौधों में परिवहन के लिए खाद्य और जल परिवहन पौधों में अलग अलग होता है। जो जाइलम है वो पानी पहुंचाता है, और जो फ्लोएम है वो भोजन पहुंचाता है। इसको याद करने का तरीका, जाइलम ज से जल, ज से जाइलम आप याद रख सकते हो, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम। मतलब फ्लोएम का काम है ये जो टिश्यू है भोजन पहुंचाता है, और भोजन हमेशा पत्तियों में बनता है। तो जो फ्लोएम है वो क्या करता है, जितने भी पोषक तत्व हैं या चीनी है, कार्बोहाइड्रेट है, वो पौधे के अन्य भागों में परिवहन करता है, जो पत्तियों द्वारा उत्पाद, मतलब पत्तों से जड़ तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का है। तो इसमें 2-3 और इसके कंपोनेंट साथ में होते हैं जो इसकी हेल्प करते हैं। एक है छलनी ट्यूब, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये इसके घटक हैं जो उसको दिशा दिखाते हैं और इनकी हेल्प करते हैं पौधे के में भोजन के परिवहन के संचरण में। तो फ्लोएम के माध्यम से जो सामग्री का प्रवाह होता है दोनों दिशाओं में होता है। माना कि पत्ता है तो वो ऊपर भी जाएगा, टॉप पे, टिप पे जाएगा बिल्कुल पौधे के, और नीचे भी आएगा। उसके बाद आता है जाइलम। जाइलम उत्तक का क्या कार्य है कि पौधों से जड़ से पौधे के अन्य भागों तक पानी को पहुंचाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, तो वाटर कहाँ से जाएगा? जड़ों से जाएगा, तो जाइलम पहुंचाएगा पत्तियों तक, फिर वो ग्लूकोज बना देगा खुद, C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसमें क्लोरोफिल होना चाहिए। तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो जाइलम उत्तक है उसके भी डिफरेंट सहायक हैं, जैसे ट्रैकेड्स होते हैं, वाहिकाएं होती हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा से बना होता है। और जाइलम के माध्यम से जो पानी और खनिज होता है जड़ों में, वो उसका प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में ऊपर की तरफ ही जाएगा। जैसे हमने फ्लोएम को बोला कि फ्लोएम का जो प्रवाह होता है वो दोनों दिशाओं में होता है। ये ध्यान रखना है इस चीज़ का कि वो ऊपर भी टिप पे भी पहुँचाएगा पौधे की, और बिल्कुल जड़ों में भी भोजन पहुँचाएगा। तो दोनों तरीके से इसके अंदर 2 दिशाओं में काम करता है। फ्लोएम और जाइलम सिर्फ एक ही दिशा में काम करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप बता सकते हो, धमनी और शिरा में अंतर क्या है, मानव हृदय में 2 बार रक्त का क्यों प्रसारण होता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है मानवों में उत्सर्जन, मतलब जो हमारे शरीर में पाचन हुआ, श्वसन हुआ, फिर उसका ट्रांसपोर्ट भी हुआ डिफरेंट भागों में, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसके लिए हमारे शरीर में कौन सा जैव प्रक्रम है? तो वो है उत्सर्जन तंत्र।
उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या है कि शरीर से जितने भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ उनको बाहर निकालने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अगर इनको समय पे ना हटाया जाए तो हम बीमार होने लग जाएंगे, इसलिए इनको समय पर हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर में इनका अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत ही हानिकारक होते हैं और जीव के लिए घातक हो सकते हैं, इवन डेथ का कारण भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें हटाने की आवश्यकता है। और वो हमारे शरीर में काम कौन करता है? मानव उत्सर्जन प्रणाली। मानव उत्सर्जन का बहुत बड़ा डायग्राम आता है, इसके फंक्शंस आते हैं, ध्यान से देखना है। किडनी जिसको हम बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं, वृक्क भी बोलते हैं। तो मानव उत्सर्जन प्रणाली में एक जोड़ी वृक्क या गुर्दे होते हैं, ये लेफ्ट और ये राइट, बायां वृक्क और दायां वृक्क। तो बायां और दायां वृक्क एक जोड़ी गुर्दे होते हैं, उसमें एक ट्यूब होती है जिसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये वाली ट्यूब, ये वाली जो लाल मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये मूत्रवाहिनी है। ये क्या करती है? हर एक गुर्दे से, दोनों गुर्दों से निकलती है और मूत्राशय में जाके मिल जाती है। जो मूत्राशय है वो मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है, पेशाब इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से आवश्यकता के रूप में जो मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर वो निकल जाते हैं। तो कई बार ये पेपर में आता है कि मूत्रवाहिनी का कार्य क्या है, इसको लेबल कीजिए, या वृक्क कहाँ पर होते हैं, मूत्राशय का काम क्या है, और इस तरीके से हम इनका एक एक फंक्शन और साथ में लेबल करके हम इसको बता सकते हैं। तो मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी वृक्क होते हैं? एक जोड़ी वृक्क होते हैं। इसके पार्ट्स क्या हैं? उत्सर्जन तंत्र के वृक्क है या गुर्दे बोले उसको, दोनों ही सेम है। मूत्राशय है, मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी होती है और मूत्र मार्ग है। 4 पॉइंट है। वृक्क क्या है? राजमा के आकार का अंग होता है। ये क्या करते हैं? इसमें छानने वाली बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं जिनको वृकाणु बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वृकाणु, जो हम आगे नेफ्रॉन भी बोलते हैं इसको। और नेफ्रॉन और वृकाणु गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। अगर नेफ्रॉन ना हो तो गुर्दे काम नहीं करेंगे। तो नेफ्रॉन हमारी छलनी की तरह काम करती है एक तरह से। अब इसमें नेफ्रॉन का कैसे कार्य होता है इसको देखते हैं 1 बाय 1 कि नेफ्रॉन कैसे काम करता है, यूरिन को कैसे प्यूरिफाई करता है। इसमें नेफ्रॉन के अंदर ग्लैमरस रक्त कोशिकाओं का एक नेटवर्क होता है जो गुर्दे की धमनी से जुड़ी हुई होती हैं। जो ग्लोमेरुलस में रक्त ले जाने वाली धमनी है उसको अभिवाही धमनी कहा जाता है और रक्त प्राप्त करने वाले को अपवाही धमनी कहा जाता है। और इसमें एक कैप्सूल में संलग्न जिसको बोमन संपुट कहते हैं, ये वाला कैप्सूल है। इसमें क्या होता है? विभिन्न नेफ्रॉन से नलिकाएं क्या करती हैं? ये जो संग्राहक वाहिनी में चली जाती हैं और अंत में मूत्रवाहिनी में चली जाती हैं। इसका कार्य क्या है कि यहाँ से जो धमनियाँ हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है, यहाँ से होता हुआ पूरा का पूरा वेस्ट प्रोडक्ट बोमन संपुट से होता हुआ इसमें चला जाता है, इस वाले में संग्रह में चला जाता है। और यहाँ बारिश के रूप में एक तरह से ये फिल्टर होता रहता है और ये सारा किडनी के अंदर फिर वो इकट्ठा हो जाता है। किडनी से फिर मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से जो नेफ्रॉन है वो किडनी के अंदर कार्य करता है। अब वृक्क में जो मूत्र गठन है उसके 3 चरण हैं। सबसे पहले क्या होता है? इसके अंदर 3 चरणों में जो कोशिका गुच्छ निस्संदन है उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है या ग्लूकोज है, पानी है, रक्त में एमिनो एसिड हो जाता है, तो वो सारे के सारे कोशिका गुच्छ में छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। उसके बाद वर्णात्मक अवशोषण है, शरीर के लिए जो उपयोगी ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, जल है, उनका पुनः अवशोषण हो जाता है। हमारी जो किडनी है वो बड़ी समझदार है कि जो भी ज़रूरत की चीज़ है उसको दोबारा से अवशोषित कर लेती है, जो बिल्कुल ही वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालती है। नलिका स्त्रावन है, जो यूरिया है, जल अतिरिक्त जल है उसके अंदर या लवण है, ये पदार्थ वृकाणु में रहकर मूत्र का निर्माण करते हैं और इस तरीके से वो फिर मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में चला जाता है। तो वृक्क से उत्पन्न जो मूत्र है वो मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में चला जाता है, वहाँ से मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाता है। और मूत्र बनाने का उद्देश्य क्या है? रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करना, और वो फिल्टर कौन करता है? वृकाणु करता है। हेमोडायलिसिस आपने देखा होगा कि कई लोगों की किडनी खराब हो जाती है। अगर किडनी खराब है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जो घूमता रहेगा, अगर वो ना निकाला जाए तो वो हानिकारक हो सकता है। तो एक कृत्रिम गुर्दे के द्वारा ही रक्त को, डायलिसिस जिसको हम बोलते हैं, वो एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है और जो रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, और ये गुर्दे की विफलता के रोगी के लिए ज़रूरी होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं इसमें कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? उसका कार्य है वृकाणु, जो कि मूत्र को छानने में, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड के अंदर, उसको प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं। इसका चित्र भी बनाना आ जाता है, उसके कार्य के भाग लिखो, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया समझाइए तो नेफ्रॉन का बता सकते हो और साथ में किडनी का फंक्शन इसमें चित्र बना के, वृक्क की उसमें संपुट क्या है, कोशिका गुच्छ क्या है, संग्राहक वाहिनी क्या है, वृक्क धमनी क्या है, इनके कार्य
तो वृकाणु का आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मनुष्य में तो चलो ठीक है, उत्सर्जन तंत्र है, एक अलग स्पेसिफाई ऑर्गन है, लेकिन पौधों में कैसे एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन कैसे होता है। आपने देखा होगा कि कई बार पौधों के अंदर जो पत्तियां हैं या जो छाल होती हैं उनके रूप में जो पौधे से गिर जाते हैं, पौधे अपने आसपास की मिट्टी में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, जैसे आपने गोंद देखी होगी, रेजिन, पुराने जाइलम में एकत्रित हो जाते हैं और इस तरीके से वो अपशिष्ट पदार्थ है वो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये आपका चैप्टर 6 है जो पूरी तरह से समराइज किया गया है, थोड़ा बड़ा है और बहुत स्कोरिंग है। इसमें डायग्राम बहुत आते हैं, उनके फंक्शंस, उनके एंजाइम्स, उनके कार्य, ये सब आपको